हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobti.com। एंसेंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। एंसेंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 6 लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। पिछला लेक्चर जो था हमारा वो हमने मगध साम्राज्य देखा, हमने छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय देखा, महाजनपद काल देखा। अभी जो है इसमें महाजनपद काल पढ़ा था हमने। सॉरी, ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम लोग मौर्य की तरफ बढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि हमारे लेक्चर को देखने से पहले आपको हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। लिखना दैट मीन कि आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ। हम बोलते जाएंगे, आप बनाते जाएंगे, ठीक है। हम कोई भी पीडीएफ का चरस नहीं सुंघाने वाले हैं आपको, ना ही इसके बाद कोई स्क्रीन, ना ही मेरा राइटिंग इतना अच्छा है कि हम लिखेंगे और आप स्क्रीन शॉट लेकर के बाद में समझ जाएंगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से, है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसको आराम से पढ़ना है। अब मौर्य काल के तरफ हम जब जाएंगे तो हमने देखा था कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद के बाद चीजें और डेवलप हुई, नए नए साम्राज्य आए। तो मौर्य काल का इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा जो साहित्यिक स्रोत मिलता है ना इसका, ये विदेशी यात्रियों के लिखे हुए जो विवरण थे ना, विदेशी रचनाकार जो थे उनके लिखे हुए पुस्तकों में उसका सोर्स हमें सबसे ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ अगर हम मौर्यकालीन इतिहास पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो बौद्ध की जो रचनाएं थी, बौद्ध की रचनाएं थी, जो बुद्ध की रचनाएं थी, बौद्ध बुद्ध सही लिखते चल जाना आप, ठीक है। सोर्स लिखना, बुद्ध की रचनाएं थी। यार फिर यही गलती थी, बुद्ध की रचनाएं, बौद्ध की रचनाएं थी। बौद्ध की रचनाओं में जैसे देव दिव्यावदान एक रचना थी, दूसरी रचना महावंश, तीसरी रचना दीपवंश, ठीक है। जैन की जो रचनाएं थी, जैन धर्म के जो लिटरेचर थे, जो टेक्स्ट थे, उसमें से एक है कल्पसूत्र, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। और क्या क्या सोर्स है जहां से हमें ज्ञात होता है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है, तो उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य का भी एक अपना इतिहास है, हम बताएंगे। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त की लिखी हुई किताब है। विशाखा दत्त की लिखी हुई रचना किताब है, विशाखा दत्त की लिखी हुई रचना है। एक्चुअली ये मुद्रा राक्षस जो था ना, वो एक प्ले था, एक नाटक, नाटक लिखी हुई है जिसे विशाखा दत्त ने लिखा था। नाटक में उन्होंने इसी में जिक्र किया है कौटिल्य का, जो नंद वंश के जो आखिरी शासक थे, उन्होंने जो कौटिल्य का बेइज्जती जो किया था ना, और कौटिल्य ने फिर जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त को, इन सब का जिक्र इसमें लिखा हुआ, ठीक है। इसी में देखोगे राज तरंगिणी, राज तरंगिणी कलहन का लिखा हुआ, बृहत क्षेमेंद्र का लिखा हुआ, ठीक है। ये सब जो सोर्स है ना, उस समय का जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक सोर्स, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताता है, राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है, राज्य व्यवस्था जो उस टाइम की थी उसके बारे में बताता है। ये एक्चुअली इसी के सोर्स, ये जितने भी है वो उस समय का मौर्य काल का सोर्स बताता है। मौर्य काल में सबसे पहला शासक आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, जो 323 ईसा पूर्व से शासन में आता है और 148 ईसा पूर्व तक शासन में रहता है, ठीक है। 148 ईसा पूर्व तक शासन में रहता है, नहीं, 148 ईसा पूर्व तक शासन में रहता है। मौर्य काल 148 ईसा पूर्व तक रहता है। 323 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं सिंहासन। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम देखें ना, तो अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को देखें, ब्राह्मणिकल जो रिसोर्स थे, जो टेक्स्ट थे, जो इनके ट्रेडिशन के अनुसार हम देखें, यानी ब्राह्मण के जो ट्रेडिशन थे वर्ण सिस्टम में, ये मूड़ा के यहाँ पैदा हुए थे, मूड़ा के पैदाइश थे, यानी कि मूड़ा की पैदाइश इन द सेंस की बोर्न ऑफ मूड़ा, ठीक है। मूड़ा के पैदा हुए व्यक्ति थे
कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मूड़ा जो है वो कौन थी? वो शूद्र वोमेन थी, शूद्र जाति से बिलोंग करने वाली एक महिला थी, जो नंद वंश के कोर्ट में यानी नंद वंश के राज दरबार में रहती थी। ठीक है, उसी के बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अगर देखें, अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखें, तो इससे हमें यह पता चलता है कि मौर्य जो था ना, मौर्य ये एक रूलिंग क्लैन था, रूल करता हुआ क्लैन था। कहा भैया? ये लिटल रिपब्लिक ऑफ पिपहलीवना, पिपहलीवना, ठीक है, PIPPHALIVANA, पिपहलीवना के, लिटिल रिपब्लिक ऑफ पिपहलीवना के एक क्लैन था मौर्य, जिसके मेंबर हुआ करते थे, अर्ली मेंबर थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहता है कौन? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, एक्चुअली ये पिपहलीवना जो रिपब्लिक था ना, वो गोरखपुर के पास था, गोरखपुर के पास एक क्लैन था, एक वंश था जो मौर्य वंश था, उसी का मेंबर हुआ, क्लैन मतलब ग्रुप था, उसी का एक मेंबर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के फेंका, नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के फेंका कौटिल्य की मदद से। किसके मदद से? कौटिल्य की मदद से। और फिर 323 में मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं और 148 तक ये चलता है। आगे इसी में हम थोड़ा सा देखेंगे, अगर जस्टिन नाम के ग्रीक लेखक हुआ करते थे, जस्टिन नाम का एक ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक हुआ करता था, लेखक, ठीक है, यूनानी, यूनानी लेखक हुआ करता था। यूनानी लेखक बेसिकली उनका ये कहना था, यूनानी लेखक जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी, सबसे बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त के पास, 6 लाख सेना, जिसके बदौलत इन्होंने पूरे भारत में सैन्य अभियान किया, सैन्य अभियान किया और मौर्य साम्राज्य को एक्सपैंड किया, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। एक वार होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, लगभग 305 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बीसी में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें जीत जाते हैं, ये जीत जाते हैं, ठीक है। और इसको सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था ना इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इधर रूलर थे, इधर के रूलर थे। जीत के जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब जीतता है तो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट को अपने उसमें मिला लेता है, मौर्य साम्राज्य में मिला लेता है। और जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट देता है, ठीक है, ओके। मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज एक मेगास्थनीज जो था ये ग्रीक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, ग्रीक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये कौन था? यूनानी राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, याद रखना, लिख लो, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जो यूनानी नहीं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वन डे एग्जाम में पूछ देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनमें से कौन से विदेशी यात्री आए थे या विदेशी राजदूत आए थे? तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, जो ही स्लाइड खाली छोड़ा था मैंने, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ा टॉपिक, चलो कोई बात नहीं, बिठा के स्टार्ट करते हैं। होप लिख रहे हो गया ना, साथ में अपने भाषा में लिख। देखो हम बता देते हैं, जब हम बोले कोई टॉपिक, कोई लाइन बोले, कुछ चीज बोले जो तुम्हें लग रहा है नोट करने के योग्य, पॉज करो वीडियो को, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो साउथ इंडिया भी तो जीतता है ना, साउथ इंडिया पे भी तो विजय पाता है, सिर्फ कलिंग को छोड़ के, सिर्फ कलिंग जो उड़ीसा का पार्ट है, ठीक है, उसको छोड़ करके ये साउथ इंडिया पे विजय पाता है। इसके सोर्स कहाँ है? सोर्स जो मिलता है वो हमें, इसके सोर्स जो है हमें तामिल रिसोर्स में मिलते हैं, तामिल लिटरेचर जो थे, तामिल टेक्स्ट जो थे उनमें से मिलते हैं, टेक्स्ट में मिलते हैं। पहला जो सोर्स है आहनानूर,
दूसरा जो सोर्स है वो है पुरनानूर। ठीक है, ये दो तमिल टेक्स्ट है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साउथ इंडिया के विजय होने का वर्णन मिलता है। ठीक है, लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, भद्रबाहु को अपना गुरु बनाते हैं और जैन धर्म को अपना लेते हैं। भद्रबाहु को अपना गुरु बनाते हैं और भद्रबाहु से ही दीक्षा लेते हैं जैन धर्म का, और फिर चले जाते हैं ये श्रवण बेल गोला। श्रवण बेल गोला नामक जगह है जो मैसूर में, यहाँ चले जाते हैं और यहाँ इन्होंने अन्न त्याग कर देता है, और अन्न त्याग करने के बाद यानी कि खाना पीना छोड़ के ये अपना देह त्याग कर देते हैं, अपने आप को समाधि ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सवाल ये आता है कभी कभी, श्रवण बेल गोपाला में इन्होंने जो है लास्ट सांस ली थी, श्रवण बेल गोपाला में ये चले गए थे जैन धर्म को अपनाने का, जैन धर्म का दीक्षा कौन दिलाते हैं, भद्रबाहु। कभी कभी सवाल में ये रहता है कि जैन धर्म के गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। कभी कभी ये सवाल पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका देहांत तो समझ गए, हृदय परिवर्तन लास्ट में हो जाता है इनका भी, और अशोक का भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सवाल पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस धर्म के से संबंधित थे, जैन बौद्ध आजीविक बहुत सारी चीजें दे देगी और उसमें से जैन तुम सही करोगे। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे। क्या थे, बेटा थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये 298 में आता है, 272 तक ये राज करते हैं। इससे पहले हम लोग ना चाणक्य को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से वो रिलेटेड है, तो जब हम चाणक्य को देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा चीजें क्लियर हो जाएगी। होप कि यहाँ तक आपने लिखा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाणक्य, चाणक्य जो थे ना, चाणक्य जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है, कौटिल्य भी कहते हैं, ये उस समय के फिलोसफर भी थे। इन्हें ना मैकियावेली ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, भारत के मैकियावेली भी कहा जाता था। मैकियावेली कहाँ के, भारत के। सवाल ये पूछ देगा कि भारत के मैकियावेली किन्हें कहा जाता, तो चाणक्य थे इसमें। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र बेसिकली स्टेट क्राफ्ट थी। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझ लेना कि इकोनॉमी की बुक होगी, स्टेट आर्ट कह सकते हो, स्टेट आर्ट के। दैट मीन के जो राज्य व्यवस्था की बुक थी, राज्य व्यवस्था यानी कि वो वाली आर्थिक व्यवस्था नहीं, राज्य की पूर्ण रूपेण पॉलिटिकल बुक थी, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशनल एडमिनिस्ट्रेशनल चीजें थी इसमें। इसके बेसिकली 15 पार्ट थे, 15 सेक्शन कह सकते हो, 15 सेक्शन थे। 180 टॉपिक पे इन्होंने लिखा था, 180 टॉपिक पे बात की थी इन्होंने। 6000 श्लोक थे इसमें, ये कह सकते हो 15 अधिकरण थे, 180 प्रकरण थे और 6000 श्लोक थे। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें एक चीज देख लेना, इनके अगर एक चीज और देखोगे यही अर्थशास्त्र किताब का, कि ये गद्य और पद्य पद्धति दोनों में लिखा गया था। गद्य पद पद्धति हम पहले भी बता चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो पहले पुराना जाके याद करो। गद्य पद पद्धति में लिखे गए थे, यानी कि एक राइम होता है कविता के रूप में, एक होता है सिंपल में, कोई राइम उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो गद्य पद पद्धति में लिखे थे। इसी पद्धति को महाभारत शैली भी कहते हैं। जब दोनों के साथ में लिखे जाए तो महाभारत शैली कहलाती है। महाभारत शैली में लिखे गए थे, सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं बिंदुसार पे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे। ठीक है, बिंदुसार को आगे हम अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि लगभग बिंदुसार साउथ तक अपना एक्सपेंशन लेके जाते हैं, साउथ तक लेके जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे पूरा इंडिया पे ही एक्सपेंशन कर लेते हैं। सिर्फ कौन बचा है अभी तक, कलिंग। कलिंग पे इनका एक्सपेंशन नहीं होता है, और साउथ के कुछ रिमोट पार्ट्स है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट्स है। ग्रीक, इन्हें ग्रीक लोग जो थे ना, ग्रीक यानी यूनानी जो थे, वो इन्हें कहते थे अमित्र चेटस, अमित्र चेटस या अमित्र घात। ठीक है, ओके। मिस्र के टैलोमी, मिस्र के शासक थे टैलोमी, टैलोमी द्वितीय। ठीक है, पूरा नाम देखो इसका, फिलाडेल्फस। ठीक है, टैलोमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो थे, उन्होंने एक राजदूत भेजा। नाम क्या था,
डायनोसिस, डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था इनके पास। राजदूत भेजा था, इन्होंने जो है ना उसे कहा था कि डायनो डायनोसिस को अपने मतलब राज दरबार में आते हैं, कभी कभी सवाल पूछता है कि बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले इनमें से कौन से राजदूत थे। डायनोसिस थे। कहाँ के थे? मिस्र के टैलोमी द्वितीय फिलोसफस शासक थे, उन्होंने ही भेजा था। बेसिकली क्या होता है, उसके बाद दिव्यमान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहला बार अशोक को और दूसरा बार सुसीम को भेजा गया था। यानी कि दिव्यवान है, दिव्यावदान में ये जिक्र है उनके अनुसार कि बिंदुसार के समय तक्षशिला गंधार वाला पार्ट, तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है। पहली बार विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा जाता है अशोक को, दूसरी बार भेजते हैं ये किसको? सुसीम को, क्योंकि पूरे भारत में राज है तक्षशिला गंधार वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। बिंदुसार ने 500 सदस्यों का, मेंबर्स का मंत्री परिषद बनाया। इनके मंत्री परिषद में 500 मेंबर्स थे। ठीक है। इसका प्रमुख जो हुआ करते थे वो होते थे खल्लाटक होते थे इसके प्रमुख। बिंदुसार ने लास्टली जो है वो आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। ठीक है। यहाँ तक खत्म होता है। अब आते हैं अशोक पे। अशोक को बहुत ब्रीफ में लेके चलेंगे हम। ठीक है। अशोक के बारे में ऊपर ऊपर से बताएंगे, जानबूझ के बताएंगे। क्यों बताएंगे भैया? क्योंकि पूरा डिटेल में अशोक का एक लेक्चर हम लेने वाले हैं। ठीक है। वो अपलोडेड है चैनल पे, अपलोडेड हो जाएगा इसी के साथ बाद में, तो एक बार उसको जाके देख लेना। अशोक क्योंकि एक ब्रॉड टॉपिक है और अशोक को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो अशोक को इसमें हम बहुत ऊपर ऊपर से लेके जाएंगे। ठीक है। बेसिकली अशोक ना 373 में सत्ता में आ जाता है। बिंदुसार का बेटा होता है ये, 373 में सत्ता में आता है, सत्ता इसे मिल जाती है, लेकिन 4 वर्षों का संघर्ष होता है। 4 वर्ष तक ये संघर्ष करते हैं और 4 वर्षों के बाद 269 में ये इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है। राज्याभिषेक करने में इनके 4 वर्षों के संघर्ष, इनके सत्ता पाने से लेकर राज्याभिषेक करने में एक मंत्री होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं, उनका नाम है राधागुप्त की मदद से ये सत्ता में राज्याभिषेक इनका होता है। इन्होंने अभिलेखों पे बहुत काम किया, 5 तरीके का अभिलेख लिखा था इन्होंने, शिलालेख और अभिलेख पर, शिलालेख और स्तंभों पर। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। ठीक। दीर्घ स्तंभ, लघु स्तंभ। हेडेक मत लो, हम इंग्लिश में क्लास लेंगे ताकि दोनों के लिए कारगर हो। ये तो खैर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश तो दोनों के लिए हम पढ़ाएंगे अशोका को एक सेपरेट टॉपिक में पूरे डिटेल में। इन शिलालेखों में ना सिर्फ प्रथम ऐसा शिलालेख था, प्रथम शिलालेख इनका था, प्रथम लघु शिलालेख सवाल पूछ देता है कभी कोई, शिलालेख जिसमें इनका नाम अशोक लिया गया था। और ये प्रथम लघु शिलालेख ना 2 जगहों पे तुम्हें मिल जाएगा, कर्नाटक वाला इलाका में और एक मिलेगा तुमको एमपी मध्य प्रदेश में मिलेगा। कर्नाटक में इनके 3 शिलालेख मिलेंगे, लघु शिलालेख, जहां पे नाम अशोक है, और एमपी में एक शिलालेख मिलेगा जहां पे इनका नाम अशोक है। बाकी सब जगह इनका नाम जो है देवना पियादासी था, ठीक है, जिसका अर्थात होता है देवों के प्रिय। ओके ओके। इन बेसिकली अशोक ना बहुत उदारवादी थे। इनके बारे में अगर थोड़ा सा देखोगे ना तो अशोक इतने उदारवादी थे कि ये सभी भाषा का सम्मान करते थे। ठीक है। खैर इनके ज्यादातर अभिलेख जो है ब्रह्मलिपि में थे, ब्रह्मलिपि प्रचलित भाषा थी इसमें। सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का जो है ये सम्मान किया करते थे, बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। ठीक है। अंतिम युद्ध इनका कलिंग में होता है, कलिंग में इनका अंतिम युद्ध होता है। बौद्ध धर्म से ये बहुत प्रेरित थे, सवाल पूछेगा अशोक बौद्ध की जैन, मार देना, प्रेरित थे, बौद्ध मार देना। ठीक है।
शासक बनने के बाद केवल एक ही युद्ध ये लड़े थे जिसको हम कलिंग का युद्ध कहते हैं। शासक बनने के ठीक 8 साल के बाद, 8 साल के बाद ये कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। कलिंग का युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, ठीक है, किल्ड मारे जाते हैं, और लगभग 1.5 लाख लोग को ये बंदी बना लेते हैं, मतलब एसेसिनेट होते हैं वो। यहीं पे इनका हृदय परिवर्तन होता है, यहीं पे इनका हृदय परिवर्तन होता है, और फिर ये राजुक नाम का इनका ना आधिकारिक नाम होता, अधिकारी होते हैं, जिन अधिकारी का जो पोस्ट का नाम है उनका होता है राजुक। राजुक की नियुक्ति करते हैं साम्राज्य को संभालने के लिए, ठीक है। अशोक के बाद ना, अशोक के बाद कुणाल नाम के शासक आते हैं जो मौर्य साम्राज्य को संभालते हैं। फिर धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य पूरा ढीला हो जाता है। ढीला मतलब बहुत कह लो एक तरीके से बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। फिर गुप्त वंश आते हैं, पोस्ट मौर्य के बाद फिर गुप्त वंश आते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे कुणाल जो थे ना, इनको धर्म विवर्धन भी कहा गया, धर्म विवर्धन भी कहा गया। खैर अशोक सिर्फ इतना नहीं, अशोक में बहुत कुछ है। अशोक में खास करके आपके जो शिलालेख है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख है उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक का अंतिम युद्ध वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये सब देखेंगे। अभी फिलहाल अशोक को इतना ही जानेंगे, ठीक है। 14 शिलालेख में हर एक शिलालेख अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे पहला शिलालेख था, उसमें पशु बल की निंदा करते, पशु बलि की निंदा किया था उन्होंने, पशु बलि पर रोक लगाने की बात की थी। अब पढ़ते हैं मौर्यकालीन का प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य का जो है ना आकार बहुत बड़ा था, तो मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। इवन आज का भारत का बात नहीं कर रहे हैं, उस समय का भारत, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला पार्ट, तो इतना फैला हुआ था। इतना फैलने होने के वजह से, 1 मिनट रुक जाना दोस्त, देख ले रिकॉर्डिंग हो रही। इतना फैले होने की वजह से जो था मौर्य काल, एक सेंट्रली पावर होता एक जगह से चलाना पॉसिबल नहीं था। तो प्रांतीय थे, छोटे छोटे प्रांत थे, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता है। जिसमें पाटलिपुत्र का जो इलाका था ना, पाटलिपुत्र का इलाका था और उसके आसपास, ये डायरेक्टली सेंट्रली मैनेज होता था। इसको सीधा सम्राट जो होते थे वो मैनेज करते थे, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। मौर्य शासक में जो है, जो सबसे टॉप लेवल के ऑथोरिटी होती थी, अधिकारी होती थी, उसको तीर्थ कहते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे, ठीक है। तीर्थ, बाकी सारे अधिकारी, जितने भी अधिकारी होते थे उसको नगद वेतन दिया जाता था, नगद में वेतन देते थे। और वो वेतन को उस समय जो सिक्के चलते थे वो पर्ण कहते थे उसको, पर्ण। जो उच्च दर्जे के अधिकारी होते थे उसको लगभग 48,000 पर्ण मिलते थे, 1000 पर्ण मिलते थे। निचले लोअर लेवल के जो स्टाफ्स होते थे जो इनके, उसको 60 पर्ण मिलते थे। और उससे भी नीचे जो होते थे कर्मचारी, उसको 10-20 पर्ण मिलते थे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संदेश वाहक लोग जो हुआ करते थे, संदेश वाहक लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। गुप्तचर की भी व्यवस्था की गई थी, गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय शासन, अब तो ये सेंट्रली हम बोल रहे हैं मौर्य काल का, अब प्रांतीयों को भी देख ले। प्रांत में देखोगे तो छोटी छोटी इकाई में, यूनिट में जो है वो डिवाइडेड थे। लिख सकते हो, मौर्यकालीन का प्रांतीय शासन छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त थे, या छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे, जिसमें ग्रामांचल नगरांचल दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी। दो हिस्से में, अर्बन और रूरल हिस्से में बांटा गया था। रूरल, रूरल दैट मीन की ग्राम अंचल, ग्रामांचल कहते हैं उसको, ठीक है। और ये था नगर अंचल, नगरांचल, ठीक है। दोनों की व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राच्य प्रदेश। उत्तरापथ की राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत था, 5 प्रांत थे। दूसरा प्रांत था दक्षिण पथ। दक्षिण पथ मतलब समझ गए होगे, साउथ वाला इलाका। इसके जो राजधानी हुआ करती थी वो थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। दक्षिण के बाद अवंती, अवंती तो पहले भी देखा, उज्जैनी, अब इसका नाम उज्जैन से उज्जैनी हो गया, उज्जैनी था। कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली, ठीक है। प्राच्य प्रदेश, प्राच्य प्रदेश, प्राच्य प्रदेश, इसके हुआ करते थे राजधानी पाटलिपुत्र, पटना वाला इलाका, मगध वाला इलाका पूरा पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, ठीक है। चलो
अब आगे बढ़ेंगे। नगर प्रशासन में पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों का समूह चलाता था, क्योंकि हमने बोला कि पटना यानी कि पाटलिपुत्र वाला जो इलाका था वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, जिसको सीधा सेंटर यानी कि सम्राट देखते थे, सम्राट प्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करते थे। इस वाले इलाका में ना पटना को लगभग 30 मेंबर्स का ग्रुप मिलके चलाता था, 30 मेंबर्स के ग्रुप मिलके चलाते थे, समूह चलाते, जिसमें लगभग 6 समितियां थी। अपने भाषा में नोट्स बनाते चल जाना। 6 समितियां थी, जिसमें हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, चलो। न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो न्याय में क्या था कि जो सबसे जिला स्तरीय के जो न्यायालय होते थे ना, उसके प्रमुख जिला स्तरीय के न्यायालय जो होते थे उसके प्रमुख रज्जुक होते थे। इन्हीं रज्जुक को जो है बाद में उन्होंने सौंपा था अशोक ने। ठीक है, ठीक है। विधि के 4 स्रोत हुआ करते थे, यानी कि जो लॉ होते थे उसके 4 स्रोत होते थे। 4 सोर्स पे रिलाई किया करता था। विधि के 4 स्रोत जैसे धर्म थे, धर्म पे रिलाई किया करता था, व्यवहार पे रिलाई किया करता था, चरित्र देखा जाता था, धर्म देखा जाता था, व्यवहार देखा जाता था, चरित्र और राजाज्ञा देखा जाता था। ठीक है, चलो यहाँ पे खत्म होता है। मुद्रा व्यवस्था को थोड़ा सा देखेंगे। अगर मुद्रा व्यवस्था की हम बात करें, यार थोड़ा सा मुद्रा व्यवस्था एक्स्ट्रा सोर्स में देख लेंगे इसको। मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो कॉइन्स चलते थे। कॉइन्स नॉर्मली जो चला करते थे, वो मुद्रा को उस समय जो कॉइन्स होते थे उसको पण कहते थे। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पण कहते थे। पंचमार्क कॉइन्स हुआ करते थे, यानी कि आहत मुद्राएं हुआ करती थी। आहत मुद्राएं हुआ करती थी, जिसको हम अंग्रेजी में पंच मार्क कॉइन्स होते थे। कॉइन्स पे चिन्ह दिए होते थे पंच मार्क। ठीक है, अब इन पंच मार्क पे जो पंच का मार्का होता था ना, उसमें मोड़ होते थे, पर्वत बना हुआ होता था, आधा चंदा यानी कि अर्धचंद्र होता था। ठीक है, ये सब होते थे। अधिकांश जो पंचमार्क कॉइन होते थे वो चांदी के बने होते थे। ठीक है, कुछ मुद्राएं जिसका नाम था, देख लो, 4 मुद्राएं थे, जिसमें मुद्राएं काफी थे, जिसमें 4 महत्वपूर्ण थे। कृषापण, धड़न, काकनी और अर्धकाकनी। अब ये अर्धकाकनी और काकनी जो हुआ करते थे, ये बेसिकली तांबे के सिक्के होते थे। और कृषापन और धड़न जो हुआ करता था, ये बेसिकली होते थे आपके चांदी के सिक्के। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसमें आते हैं हम सैन्य प्रशासन। इनके सैन्य प्रशासन के देखें तो यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार, प्लिनी ने ये बताया था कि चंद्रगुप्त के सेना में 6 लाख पैदल सेना थे, 30,000 यानी 30 के घुड़सवार थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 लगभग हाथी था। ठीक है, और जल्दी इसका मैंने बता दो, 500 हाथी किसको गिफ्ट किया था? कौन गिफ्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य किया था, गधा। 500 हाथी किसने किसको गिफ्ट किया था? जल्दी बताओ। ठीक है, कमेंट में टाइप करो, तब आगे बढ़ेंगे। 500 हाथी किसने किसको गिफ्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। किसको? सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस को। ठीक है, 9,000 हाथी था इसका प्लिनी के अनुसार। ठीक है, कुछ और सोर्स है जिसमें ये कहते थे कि 8,000 रथ भी हुआ करते थे इसमें। ठीक है, अश्वचलित रथ हुआ करते थे। अश्वचलित मतलब घोड़े से चलने वाला रथ हुआ करता था। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों का एक परिषद था। ठीक है, 30 अधिकारियों का एक परिषद हुआ करता था। किसके अनुसार? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन? ग्रीक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, तो 30 सदस्यों का वो था, क्या कहते हैं, परिषद, जिसमें 5-5 अधिकारियों के 6 ग्रुप बटे हुए थे। सॉरी, 5-5 सदस्यों के 6 समितियां बटी हुई थी। 6 समिति हुआ करते थे, मतलब एक परिसर में 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य एक समिति होगा। ठीक है, यानी कि 30/5 = 6। दैट मीन कि 6 समिति थे, 6 समिति मिलकर 30 सदस्यों का एक परिषद बनती थी, और एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है,
ओके, प्रथम समिति, पांचों समिति के 6 समिति बात कर लेते हैं। 30 सदस्य है ना। परिषद बने कितने, 30 मेंबर है, जिसमें एक समिति, सॉरी 6 समिति थी, ठीक है, 6 समिति थी, हर समिति में 5 मेंबर हुआ करते थे। पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, चौथी समिति, पांचवी और छठी समिति। देखते हैं हर समितियों का काम क्या। पहला समिति जल सेना, एक 5 मेंबर्स का एक समिति बन गया, इसमें 5 लोग हैं जो जल सेना देखेगी। दूसरा समिति देखती थी यातायात, ठीक है, यातायात, इसमें भी 5 सेना, टोल टैक्स वाला सिस्टम था, 5 सदस्य इसके भी। तीसरा देखते थे पैदल सैनिक का देखरेख, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे ना, उसकी देखरेख, इसमें भी 5 मेंबर्स। चौथा होता था अश्वारोही सेना, घोड़े वाली सेना, घुड़सवारों की सेना, इसमें भी 5 सदस्य, वो उनके देखरेख। पांचवा होता था गज सेना, हाथियों की सेना, इसका देखरेख, 5 सदस्य। छठा रथ वाला सेना देखते थे, इसमें भी 5 सदस्य, ठीक है, टोटल 30 सदस्य, 6 समिति। खैर, यहीं पे खत्म होता है मौर्य काल। मौर्योत्तर काल देखेंगे, अशोक को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा मौर्य काल में आपको किसी भी वनडे एग्जाम और एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेंटरशिप हमारा चल रहा है, मेंटरशिप को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट www.jobtaiyari डबल वाई लगाना जी jobtaiyari.com पे जाओ, वहां पे पहले पेज पे उतरोगे जैसे ही ऊपर में दिखा देगा गेट फ्री मेंटरशिप। मेंटरशिप, मेंटरशिप के लिए रजिस्टर करो, अपना एग्जाम डालो, हमारे मेंटर का कॉल आएगा, फिर फ्री में, टोटली फ्री में तुम्हें जैसा भी तुम स्टूडेंट हो, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे रूटीन के हिसाब से पूरा स्ट्रेटजी बना के देगी। वो भी सिर्फ फ्री में बना के नहीं देगी, जो रिसोर्स देगी वो भी फ्री में अवेलेबल रिसोर्स देगी। दैट मीन कि हमारा मकसद है कि अब बनेंगे अफसर बिना कोचिंग बिना फीस। दैट मीन कि आप बिना कोचिंग बिना फीस के भी अफसर बन सकते हैं। उसके लिए रजिस्टर कर लो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, के लिए धन्यवाद।